मथुरा। मथुरा 500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा जो है 500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। और ये जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यातायात और व्यापार के यहाँ दो रास्ते थे, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर की चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे, बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था और कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो मथुरा था किसकी? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण मंदिर है। तो यहाँ ये आपको ध्यान देना है, कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या? मथुरा बनी। और धार्मिक केंद्र क्या है? यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण मंदिर है। उसके बाद प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान, जो मंदिरों को दिए जाने वाले दान हैं, लोहारों, बुनकरों, टोकरी, माला, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। ये इनके उल्लेख मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान देने की बात है कि इनको जो है क्या कहा जाता है, ये जो है ये उत्तरी चमकीले पात्र कहा जाता है। जो सुंदर बर्तन होते हैं उत्तरी भाग में मिले मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और ग्रंथों के अनुसार उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल ध्यान देना है कि ग्रंथों के अनुसार उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। उसके बाद देखो, शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार होते थे और व्यापारी के जो संघ थे उनको श्रेणी कहते थे। इनका काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना तथा बैंक के रूप में काम करना था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो पता कर सकते हैं शिल्पकार और व्यापारी के संघ को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। उसके बाद अरिकामेडु पुडुचेरी जो है लगभग अरिकामेडु, ये आपका पांडुचेरी में लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। अरिकामेडु कहाँ पर है? पांडुचेरी में। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था और यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ पर क्या था? जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। अब होता क्या था, यहाँ मिली वस्तुएं कौन सी हैं? देखो जी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है के एम्फोरा जैसे पात्र तरल पदार्थ रखने हेतु, जो एम्फोरा पात्र था वो तरल पदार्थों को रखने के लिए उसका यूज होता था। एरेटाइन क्या है? इटली के एक शहर के नाम पर मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन। आप वो पता कर सकते हैं कि मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन उन्हें क्या कहते हैं? एरेटाइन। और जिनमें तरल पदार्थ रखा जाता है एम्फोरा। उसके बाद रोम जैसी डिजाइन के बर्तन, छोटे छोटे कुंड, कपड़ों की रंगाई के पात्र। आगे देखो जी, रोम यूरोप का प्राचीन नाम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। इसके एक महत्वपूर्ण ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ये बात किसने कही थी? ऑगस्टस ने कही थी। और लगभग जो है 2000 साल पहले उन्होंने शासन किया था। उन्होंने कहा रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। तो ये आप ध्यान देने की जरूरत है केवल आपको। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत है सोना, मसाले, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना कहते थे। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में क्या कहते थे? काला सोना कहते थे।
नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो नदियाँ होती हैं तो मैदानी जो इलाके हैं तो कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। सिर्फ आप एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए और आपका जो है ये एसएसटी का जो पेपर होता है, जो यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। एक ऐसा प्रयास है, तो आप बस अच्छे से सुनिए, समझिए, इसको नोट करिए। उसके बाद देखो, संगम कविताओं में मुवेनदार तमिल शब्द की चर्चा है। जो संगम कविता है उनमें मुवेनदार तमिल शब्द की चर्चा है। ये जो मुवेनदार है तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मुवेनदार तीन मुखिया, तीन, मुवेनदार का मतलब क्या होता है? तीन मुखिया है। और इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है, चोल, चेर तथा पांड्य। और इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, जिनमें चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टनम तथा पांडवों की राजधानी मदुरई महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान देना है, बिल्कुल परिवार के मुखिया के लिए किया गया है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत में सातवाहन नामक राजवंश प्रभावी था। जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश प्रभावी था। इसका सबसे प्रमुख राजा गोमती पुत्र सातकर्णी था। इसका प्रमुख राजा कौन था? गोमती पुत्र सातकर्णी था। और इसके बारे में गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश प्रभावी था और इसका जो है प्रमुख कौन था? राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो ये हमें अगर पता होगा तो बहुत अच्छे से मतलब, और इसके बारे में गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो किससे पता चलता है? अभिलेख से। रेशम मार्ग, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। करीब 7000 साल पहले हुआ। और चीन से लोग पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर रेशमी कपड़े लेकर जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो सबसे पहले मतलब रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 7000 साल पहले हुआ था। और जिन रास्तों से चीन से लोग पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर रेशमी कपड़े लेकर जिन रास्तों से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक कुषाण थे। जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण कौन करते थे? कुषाण थे। शासक कौन थे? कुषाण थे। और इनका शासन कहाँ? मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर। मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत पर। और इनका शक्तिशाली केंद्र क्या था? पेशावर और मथुरा। शक्तिशाली केंद्र क्या था? पेशावर और मथुरा। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। और देखिए जी, सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क बौद्ध परिषद का गठन किया। क्या किया? कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कवि अश्व घोष किसके में? रचनाकार कवि अश्व घोष किसके में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म की धारा महायान की दो विशेषताएं थी, बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण और बौद्धिस्म में आस्था। तो ये जो है बौद्ध धर्म की महायान की दो प्रमुख मतलब विशेषताएं थी। एक तो बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण और दूसरा आपका था बौद्धिस्म में आस्था। बौद्धिस्म क्या है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। बौद्धिस्म चीन और जापान तक फैला था। बौद्धिस्म कहाँ तक था? पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए बौद्धिस्म का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। और बौद्धिस्म क्या? चीन और जापान तक फैला था। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसमें क्या था? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रसार थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में। तो ये पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। चीनी यात्री फासियन और सेनतसांग और इसिंग बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
तो ये आपको पता होना चाहिए। जो चीनी यात्री थे इत्सिंग और तसांग और ये क्या है आपका श्रेन और फासियन बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और ये जो आपका दिया गया है कि श्रेन तसांग ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई किसने जो है नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। तो ये बिल्कुल जो है बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और मठों को देखने के, ये चीन के यात्री थे, भारत आए थे और इन्होंने क्या है कि बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। तसांग ने भक्ति शब्द भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है और भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा में की गई है। जो भक्ति मार्ग है इसकी चर्चा कहाँ की गई है? भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है में की गई है। और भक्ति का मतलब शब्द भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, हिस्से या हिस्सेदारी होता है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ये पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म का उदय कब हुआ था? 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश हैं। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। जो केरल के ईसाई है उनको क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। पता होना चाहिए कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ या जो है ईसाई धर्म का जो है उदय कब हुआ? 2000 साल पहले हुआ। और बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश हैं। और केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख के रूप में है। इलाहाबाद में कहाँ पर है? एक अभिलेख के रूप में है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत कविता के रूप में की है। उसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है। तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो दरबारी कवि हरिसेन है उन्होंने संस्कृत कविता में की है, वो मतलब समुद्रगुप्त को ईश्वर के रूप में किसने बताया? हरिसेन ने बताया है। तो आगे देखो, आर्यावर्त 9 शासकों का क्षेत्र क्या था? आर्यावर्त। दक्षिणापथ 12 शासकों का क्षेत्र, जो दक्षिणापथ है 12 शासकों का क्षेत्र है। उसके बाद देखो, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी और लिच्छवी गण की थी। कहाँ की थी? कुमार देवी जी कहाँ की थी? लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि जो है धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया और उन्होंने इस विजय के प्रतीक रूप में विक्रम संवत की स्थापना की। आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत की स्थापना किसने की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का बेटा था, तो ये आपको पता हो, मतलब अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो सीटेट का पेपर होता है SST का, कक्षा 6, 7, 8 जो NCERT की किताब है उनसे ही पूरा पेपर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी भला हो जाए और कोई कमेंट्स दें ताकि जो है मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए जो है कुछ और मतलब बहुत अच्छा मैं कर पाऊं। तो आपका सभी